इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट या फिर देखा जाए इन्वायरमेंट क्या होता है, तो वो सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं होती है। बताया था मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होती है। तो इन्वायरमेंट एक ब्रॉड टर्म है। अब हम उन ब्रॉड टर्म्स को एक एक करके समझने वाले हैं सारी चीजें। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला अगर सवाल यही मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब इसमें कुछ चीजें बायोटिक होती है, कुछ अबायोटिक होती है। बताया था ना पिछले वीडियो में, बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे बायोटिक और नॉन लिविंग सारे अबायोटिक हो जाते हैं। ठीक, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा सब कुछ क्या बनता है? ये सारा सब कुछ मिलकर बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लियर? अब इट कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो चीज मैंने आपको बताई। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में देखो तीन चीजें होती हैं, मतलब हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या है मैं आपको बताते चलता हूं। तो तीनों चीजें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, फिर ये डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो एक ही वीडियो में हम सारा सब कुछ समझ लेंगे। देखो, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है सॉलिड क्रस्ट ऑन दी सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ठीक, इस स्टेटमेंट से समझ जाना है आपको कि जो क्रस्ट होती है, सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे ये पूरा अर्थ है, ठीक है, अब इस अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, ये मिट्टी वाली जो होती है, तो ये लिथोस्फीयर कहलाती है। तो जैसे हम अगर इसका एक पार्ट काट के ले आते हैं, ठीक है, ये पूरा अर्थ था, अर्थ का एक पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये तो समुद्र हो गया, इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, पानी। अभी आगे बताऊंगा मैं। लिथोस्फीयर में क्या होता है? जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो जमीन होती है ना, मिट्टी, उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। आगे क्या देखें? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये देखोगे आप, तो ये क्या रहता है इसमें? रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीजों से बनी रहती है, और ऊपर की तरफ एक थिन लेयर रहती है सॉइल की, जैसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो सॉइल हो गया। तो ये अर्थ इस तरह से बना रहता है। क्लियर है? मतलब नीचे क्या रहता है? मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े मिनरल्स, ये सारी चीजें रहती है, और ऊपर से एक सॉइल की लेयर रहती है, तो वो लिथोस्फीयर मिलकर बनाती है। क्लियर? फिर आगे अगर देखें तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब जैसे एक लिथोस्फीयर है, आपने बोल दिया कि जो जमीन है, अभी के लिए समझ लो इतना क्या है कि जमीन जो है वो लिथोस्फीयर हो गई। अब जमीन पे हम क्या क्या देखते हैं? पहाड़ भी जमीन से बना होता है, ठीक है, उसके नीचे भी तो पैर रखने की जगह होती है, पहाड़ भी जमीन से बने होते हैं, माउंटेन्स। प्लेट्यूज भी जमीन से बने होते हैं, प्लेट्यू भी जमीन होती है। प्लेट्यू क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे वो हिस्सा जमीन का जो इस तरह से होता है, प्लेन जो एरिया रहता है, प्लेन एरिया के ऊपर टेबल टॉप लैंड, मतलब ऐसा उठा हुआ एरिया रहता है, चढ़ाव रहता है, फिर ऊपर से प्लेन रहता है। और माउंटेन्स में क्या रहता है? माउंटेन्स में पीक्स रहते हैं इस तरह से। तो ये माउंटेन्स होते हैं, और जो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? टेबल टॉप लैंड होते हैं। टेबल टॉप लैंड मतलब टेबल की तरह रहते हैं, जमीन से ऊपर, और ऊपर की तरफ जाके प्लेन रहते हैं, तो ये प्लेट्यूज होते हैं। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? ये प्लेन एरिया हो गया। तो फिर जैसे खेत वगैरह होते हैं जो प्लेन होते हैं एकदम, तो वो प्लेन एरियाज हो गए। वैलीज, वैलीज मतलब क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में जो वादियां रहती है ना, ये वैली हो गई, तो ये वैलीज हो गई। तो इस तरह से लिथोस्फीयर में ही तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें रहती है। आगे समझ में? फिर आगे देखिए, लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। We also get minerals from lithosphere। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो हमें क्या देता है? फॉरेस्ट देता है। जंगल कहां लगेंगे? आपके सिर पर नहीं लगेंगे जंगल। जंगल कहां लगेगा? जंगल हमारे जमीनों पे लगते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग मतलब क्या है? जैसे अब जो जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो लोग ग्रेज करेंगे, चारा खाएंगे, तो उन्हें चारा कहां मिलेगा? हवा में थोड़ी ना है कि ऐसे बस आ कर देंगे और उनके मुंह में चारा आ जाएगा बहुत सारा। तो ग्रासेस भी कहां मिलेगी आपको? जमीन पे मिलेगी। जमीन मतलब लिथोस्फीयर पे। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। आपको खाना है तो आपके खाने के लिए भी खेती करोगे। आप कहां करोगे? छत पे नहीं करोगे ना, जमीन पे करोगे।
तो फिर रहना है तो रहने के लिए घर कहां बनाओगे, जमीन पे बनाओगे। तो इस सेंस में लिथोस्फीयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं लिथोस्फीयर पे ही सारी चीजें हो रही है, ह्यूमन सेटलमेंट, ग्रेजिंग के लिए घास जो है वो यहां से मिल रही है, ये सारी चीजें। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर में अगर बात की जाए तो मिनरल्स जैसे क्या होता है, मिनरल्स में अगर आपको मान लीजिए कोल चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये सारी चीजें कहां से मिलती है, सब मिट्टी में से ही तो निकलता है। तो लिथोस्फीयर इस सेंस में हमारे लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आया समझ में आपको? तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने देखा कि तीन चीजें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो हमने लिथोस्फीयर को समझ लिया, ठीक है, ये नेचुरल एनवायरमेंट में लिथोस्फीयर को हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्या, अब हम नेक्स्ट आते हैं लिथोस्फीयर के बाद में हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है अभी बताइए मुझे आप। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है। पानी वाला पार्ट मतलब क्या, कि अर्थ का वो सारा पार्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट का वो पार्ट जहां पे पानी होता है, ये पानी है इस तरह से, ठीक है। तो पानी वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या देखें, द डोमेन ऑफ द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो जहां पे पानी होगा उस डोमेन को क्या कहा जाएगा, उस डोमेन को कहा जाएगा हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। तो अब इसमें क्या होता है हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में तरह तरह की चीजें आती है, तरह तरह की चीजें। जैसे पानी, यहां पे आपको फोटोग्राफ में सिर्फ एक झरना दिख रहा है, एक वाटरफॉल दिख रहा है, लेकिन पानी सिर्फ वाटरफॉल से थोड़ी ना मिलता है। पानी हमें कहां कहां से मिलता है, पानी जैसे हम देखें नदी से मिलता है, रिवर से, तालाबों से मिलता है, पॉन्ड से, लेक से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ग्राउंड वाटर भी होता है। तो उस सेंस में क्या है कि डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, बट हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेस। वेरियस सोर्सेस क्या क्या है, इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। एग्जांपल गिवन में रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सारी चीजें। तो ये सारा सब कुछ क्या बनता है मिलके, ये सारा सब कुछ मिलके बनता है हाइड्रोस्फीयर। क्लियर है, पानी वाला पार्ट। अब इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मुझे आप बताइए कि कैसे ये एसेंशियल है सभी के लिए, कैसे एसेंशियल है सभी के लिए। क्योंकि देखो लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना पानी के। आप क्या जिंदा रह सकते हो बिना पानी के? क्या मैं जिंदा रह सकता हूं बिना पानी के? नहीं। बिना जमीन के भी मतलब हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन वाटर जो है, वाटर और ऑक्सीजन, ये सारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सेंस में क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू हैव अ प्रॉपर हाइड्रोस्फीयर या फिर अ क्लीन एंड सेफ हाइड्रोस्फीयर फॉर देम। उनके सर्वाइवल के लिए साफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। तो अब क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में दो डोमेन्स, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये दोनों पढ़ लिया हमने। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम जो हमारा तीसरा नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला, जमीन, पानी और हवा। अब तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम, हवा को पढ़ने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पे देखो आप फोटोग्राफ में, तो ये एक क्लियर एटमॉस्फेयर दिखा रहा है। क्लियर एटमॉस्फेयर मतलब कि आपका जमीन के ऊपर की जो अर्थ के ऊपर की एक थिन लेयर होती है, किसकी, एयर मासेस की, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम, द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहां पे देखो सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है, आपका ये पूरा अर्थ है मान लीजिए, ठीक। अब ये अर्थ में आपने क्या करा, ये अलग अलग कंट्रीज हैं अर्थ में। अब अर्थ का क्या है, अर्थ के चारों तरफ एक हवा का वातावरण बना रहता है, ठीक है। जैसे आप खड़े हैं कहीं पे जमीन पे, तो आप देखते हैं कि आपके ऊपर तक क्या है, हवा ही हवा है, सारी हवा, रोशनी, ये सारी चीजें होती है। तो एक थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो रहती है, एयर जो रहती है, उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। आगे समझ में, ये हो गया थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर बाद में द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब इस चीज को भी समझना, मैंने क्या बताया, अर्थ है, ठीक, और अर्थ के क्या है, अर्थ के चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ क्या बना हुआ है, अर्थ के चारों तरफ एक तरह से मैंने देखा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो अभी इस चीज को आपको समझना है बहुत अच्छी तरह से कि एटमॉस्फेयर उड़ क्यों नहीं जा रहा, हवा है, हवा तो उड़ जाना चाहिए। तो वो उड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है, उन पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस सेंस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अराउंड इट मतलब अर्थ के आजू बाजू एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, जो मतलब तीसरा स्फीयर जो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब देखो एक और चीज है, क्या होता है कि ये सन है,
ठीक, अब ये सन है, दिख रहा है आपको भी। अब सन जो है और आप यहां पे खड़े हो, आप अर्थ पे खड़े हो। अब सन की जो रेज आएगी, तो सन की रेज, अल्ट्रावायलेट रेज तो बहुत भयानक होती है, ठीक है, वो आपको हार्म भी पहुंचा सकती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे ऊपर हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एयर पार्टिकल्स की एक थिन लेयर बनी हुई है जो क्या करती है, हमें बचा के रखती है उस एटमॉस्फेयर में। फिर आप जैसे ऊपर जाओगे तो ओजोन लेयर वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो उससे क्या होता है, जो स्क्रॉचिंग हीट होती है, किसकी हीट होती है, सन की, ठीक है, हार्मफुल रेज जो होती है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, तो इन सारी चीजों से क्या किया जाता है, इन सारी चीजों से आपको बचा के रखा जाता है। उस सेंस में आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। अब इस एटमॉस्फेयर में ही क्या रहती है, बहुत सारी गैसेस रहती है, डस्ट पार्टिकल, जैसे हम गाड़ी पे निकलते तो देखते हैं कितनी धूल उड़ रही होती है, और बहुत नैनो पार्टिकल्स भी रहते हैं जो हमें दिखते भी नहीं, हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह से डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, गैसेस रहती है, और वाटर वेपर्स, बारिश भी होती है। तो जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी क्या रहता है, गर्मियों में बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर लगने लगता है, हमें बहुत ज्यादा क्या लगती है, बॉडी सूख सी जाती है और ये सारी चीजें होती है। लेकिन वहीं पे हम विंटर में देखते हैं या फिर रेनी सीजन में देखते हैं तो बहुत मॉइस्ट लगता है, ऐसा लगता है चारों तरफ गीला ही गीला हो रहा है। तो वो क्या है, वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में क्या है कि हमने यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, तो ये सारी चीजें भी कहां होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। अब चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर बदलाव होगा तो आपका वेदर और क्लाइमेट में बदलाव हो जाएगा। एग्जांपल दें आपको, एग्जांपल से समझिएगा। जैसे क्या होता है कि आप खड़े हैं, ठीक, आप गर्मियों में जब खड़े हैं तो वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, बहुत हॉट रहता है। हॉट कैसे रहता है, क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आ रही होती है, गर्मियां बहुत ज्यादा होती है। तो आपका एटमॉस्फेयर अभी गर्म है, वहां पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। तो इस कारण से आपको गर्मी लग रही होती है, तो वेदर क्लाइमेट कैसा होता है, तब का गर्म होता है। फिर एटमॉस्फेयर अगर बदलेगा कब, विंटर्स में, जब सनरेज नहीं रहेगी तो अब आपको ठंड लगती है। क्यों, क्योंकि उस समय पे एयर पार्टिकल्स ठंडे होते हैं। क्यों, क्योंकि सनरेज नहीं होती है। तो उस तरह से जब जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तब तक क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। मानते हो इस चीज को? तो यही सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें, एटमॉस्फेयर में। अब इसी के साथ जो हमारे तीनों लेयर्स थे, तीनों स्फीयर थे जो नेचुरल एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट के तीन स्फीयर कौन कौन से पढ़े हमने, लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और एटमॉस्फेयर पढ़ा, ठीक है। अब तीनों स्फीयर पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि आप मुझे बताइए, आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सिर्फ जमीन पर रह लोगे, बिना पानी के, बिना हवा के? नहीं रह सकते हो ना। क्या आप सिर्फ पानी पर रह लोगे, ठीक है, आप जलपरी थोड़ी ना हो कि जो सिर्फ पानी में रह लोगे, आपको जमीन भी चाहिए रहेगी, हवा भी चाहिए रहेगी। और सिर्फ हवा में भी नहीं रह सकते हो, पियोगे क्या, रहोगे कहां पे, कैसे रहोगे, उड़ते थोड़ी ना रहोगे, पक्षी थोड़ी ना हो, पक्षी भी बैठता है। तो उस सेंस में क्या है कि किसी एक चीज से आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है कि सिर्फ लिथोस्फीयर काफी होगा, सिर्फ हाइड्रोस्फीयर काफी होगा या सिर्फ एटमॉस्फेयर काफी होगा। आपको एक मिक्सचर चाहिए रहेगा। तो मिक्सचर कहां बनता है, वो मिक्सचर बनता है बायोस्फीयर में। और जब बायोस्फीयर में मिक्सचर बनता है किसका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, तभी लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल। अब देखो, एटमॉस्फेयर ये हो गया हवा, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया और ये लिथोस्फीयर हो गया, तीन चीज जमीन। अब आप किसी भी एक में नहीं रह सकते, आपको तीनों चीजें चाहिए रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये जो बीच में एक सर्कल बनाया है, इन तीनों को हटा देते हैं अब हम, ठीक है। आपकी बुक में भी है डायग्राम, इसको देख सकते हो आप। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब आपको पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, ये जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है, जो थिन लेयर होती है जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल होती है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। और बायोस्फीयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो लाइफ फॉर्म कहां एग्जिस्ट करता है, बायोस्फीयर में। और ये सारा सब कुछ हमने किस में पढ़ा है, नेचुरल एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को एक बार अब कंप्लीट हो गया, सारा कंटेंट हमने आपको पढ़ा दिया। अभी आप एक बार स्नैप रिकैप करेंगे तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और ये हो गया, ये सारी चीजें अकेले अकेले किसी काम की नहीं है, उनके बीच में जो इंटरैक्टिव जोन रहता है, जैसे ये जो इंटरैक्टिव जोन है जहां पे सारी चीजें मिल रही हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में क्या पॉसिबल है, बायोस्फीयर में लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, मतलब जीवन यहां पर संभव है, ठीक है। तो यही सारा सब कुछ पढ़ा हमने किसमें, यही सारा सब कुछ पढ़ा हमने नेचुरल एनवायरनमेंट वाली हेडिंग में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट हेडिंग को उठाने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं।